एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें कोई बच्चा पास या फेल नहीं होता है। बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं या रिजेक्ट होते हैं। स्टूडेंट को इससे घबराना नहीं है। स्टूडेंट का परफॉर्मेंस खुद ब खुद वो एनालाइज कर सकता है कि किन कारणों से उनका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया। स्टूडेंट को क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए सब्जेक्ट का। एग्ज़ाम में उनका दिमागी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि अपने नॉलेज को वो सही से एग्ज़ाम में कन्वर्ट कर पाए। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। ऐसा नहीं कि केवल फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, केवल केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, केवल मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में मतलब मेमोरी जैसा कुछ चीज़ होता नहीं है। आप याद करके एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। तो सब्जेक्ट को सीखना समझना होता है, लेकिन जितनी देर आप पढ़ाई करिए पूरे मन से करिए और सब्जेक्ट को सीखिए। आज के समय में स्मार्टफोन जो है वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए बहुत बढ़िया माध्यम है। कोई भी स्टूडेंट इसको कितने अनुशासित तरीके से इस्तेमाल करता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गांव से चल के शहर की तरफ आते हैं अपनी तैयारी को लेके। बहुत सारा ख्वाब लेके आते हैं, सपना लेकर आते हैं कि मेडिकल का प्रिपरेशन करेंगे या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे। और ऐसे में हम इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ रुपेश कुमार सिंह है, मैथ के एक्सपर्ट हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे धन्यवाद तो इसलिए भी करना चाहिए कि आपको लग रहा है कि ये स्टूडेंट के बेहतरी के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और ये सबसे साझा करना चाहिए। तो इस तरह के मुद्दे को उठाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सर, एक सवाल है, सबसे पहला सवाल है कि अभी तो सारे इंजीनियरिंग या हो या फिर मेडिकल के सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो सफल भी हुए हैं और कुछ बच्चे का 2 नंबर 3 नंबर से वो असफल हुए। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें कोई बच्चा पास या फेल नहीं होता है। बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं या रिजेक्ट होते हैं। निश्चित तौर पे अगर सारे बच्चे बहुत अच्छा कर जाएंगे तो ज़रूर एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोई ना कोई ऐसा तरकीब निकाला जाएगा, उसमें कुछ बच्चों को रिजेक्ट किया ही जाएगा, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में सारे बच्चों के लिए सीट्स तो हो ही नहीं सकते। लेकिन स्टूडेंट को इससे घबराना नहीं है। स्टूडेंट का परफॉर्मेंस खुद ब खुद वो एनालाइज कर सकता है कि किन कारणों से उनका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया। नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम माना जाता है। उसमें पूरे देश से लगभग 21 लाख बच्चे शामिल होते हैं और वैसे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो नीट में चैलेंज एक ये भी होता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसका कारण केवल और केवल उनका सब्जेक्ट का नहीं आना नहीं होता है। नीट में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस के फ़ीस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है तो पूरे देश में शायद 50,000 बच्चों का ही दाखिला सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो पाता है। वैसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि आपको 21 लाख बच्चों में उन टॉप 50,000 स्टूडेंट में आना है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना होता है। 720 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं नीट, और उसमें से जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 600 से कम या 600 के आसपास नंबर लाने वाले विद्यार्थी को तो खैर MBBS मिल ही नहीं सकता है। तो अगर वो किसी तरह के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मतलब लेना चाहते हैं तो उनको 650 के आसपास नंबर लाना होगा, और ये अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। उस 3 घंटे के एग्ज़ाम में 720 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर बात करें तो मुझे लगता है 90 से अबव परसेंटेज हो गया। तो स्टूडेंट को क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए सब्जेक्ट का। फिर एग्ज़ाम में उनका दिमागी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि अपने नॉलेज को वो सही से एग्ज़ाम में कन्वर्ट कर पाए। तो कुल मिलाकर ये सब तरह का टेस्ट है कि आपका स्ट्राइक रेट बढ़िया होना चाहिए जिससे कि आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। एक्यूरेसी परसेंटेज बढ़िया होना चाहिए जिसमें कि आप नेगेटिव ना करें, क्योंकि गुंजाइश नहीं है। 720 में आपको 650 के आसपास नंबर लाना है। तो वैसे बच्चे जो इस बार नीट में सफल नहीं हो पाए हैं उनको दुखी होने का ज़रूरत नहीं है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का वो सेगमेंट जिसमें आपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, उसको अच्छे से आप आइडेंटिफाई करिए और उसको फिर से रिवाइज़ करके उस लायक बनाइए जिससे कि आप अगले साल आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा करके आप नीट में सेलेक्ट हो जाएं। एक होते हैं कि लगातार मेहनत करते हैं, 10 घंटा 12 घंटा की पढ़ाई करते हैं, और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो दोनों में क्या दोनों ज़रूरी है इसके लिए?
निश्चित तौर पे ज़रूरी है, चाहे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। दोनों एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए एक में स्पीड मैटर करता है। जैसे आपको 720 में 650 से ज़्यादा नंबर लाने पे आप नीट क्वालिफ़ाई करते हैं। और जेईई मेन एडवांस एग्ज़ाम का खासियत ये है कि उसमें आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज बढ़िया होना चाहिए। जैसे इस बार का एग्ज़ाम देख लीजिए, जेईई एडवांस एग्ज़ाम 360 नंबर का एग्ज़ाम होता है। उसमें से वैसे बच्चे जेईई एडवांस में सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने 360 में 86 मार्क्स लाया है, वो जेईई एडवांस क्वालिफ़ाई कर गए। अब उसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें तो आउट ऑफ 120 अगर कोई बच्चा 8 मार्क्स ले आया है तो वो क्वालिफ़ाई कर गया है। मेरे एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ओवरऑल मार्क्स 120 के आसपास है, लेकिन उसका इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ जो है वो नहीं पार हो पाया है, जिस वजह से वो जेईई एडवांस में क्वालिफाई नहीं किया है। तो निश्चित तौर पे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। ऐसा नहीं कि केवल फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, केवल केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, केवल मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। उनको तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस बना के अच्छे से ऐसे पढ़ाई करना है कि उनका इंडिविजुअल कट ऑफ भी निकले। तो निश्चित तौर पे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ज़रूरी है। कितने देर का मेहनत करना ज़रूरी है? ये कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं है। देखिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में मतलब मेमोरी जैसा कुछ चीज़ होता नहीं है, आप याद करके एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। तो सब्जेक्ट को सीखना समझना होता है, उसके लिए ज़रूरी इसमें कोई घंटा फिक्स करके हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि 24 घंटे में 16 घंटा पढ़ना चाहिए, 12 घंटा पढ़ना। लेकिन जितनी देर आप पढ़ाई करिए पूरे मन से करिए और सब्जेक्ट को सीखिए, समझिए। आपका पढ़ाई का मूड अभी नहीं है तो आप बिल्कुल भी अधूरे मन से पढ़ाई मत करिए, क्योंकि जब आप अधूरे मन से पढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा, दिमाग में घुसेगा नहीं, तो फिर वो आप एग्ज़ाम में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आप अधूरे मन से सब्जेक्ट सीखे होंगे तो हो सकता है एग्ज़ाम में आप गलती कर दें और उसके चलते आपके नेगेटिव हो जाए। तो कुल मिला के जितने देर पढ़ाई करें, ठीक है, वो आप पूरे मन से पूरे तन्मयता के साथ पढ़ें। ऐसे भी 24 घंटे में मेरा मानना है कि 12-13 घंटा तो कम से कम स्टूडेंट को पढ़ाई करना ही चाहिए इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सभी सब्जेक्ट को कैसे मेंटेन कर पाएंगे? आजकल के स्टूडेंट बड़े अवेयर होते हैं एग्ज़ाम को लेके, उनको पता होता है और उनको ये भी पता होता है कि किसी एक सब्जेक्ट के अगर आप हीरो होंगे तो आप इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सारे सब्जेक्ट में बैलेंस बनाना उतना ही ज़रूरी है। सब पे, चाहे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब में बराबर समय देना ज़रूरी है। तो देना भी चाहिए और देते भी हैं स्टूडेंट। कब मोस्टली बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जो भी हो। और ऐसे में मोबाइल जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कितना मायने रखता है? देखिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। आज के समय में स्मार्टफोन जो है वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए बहुत बढ़िया माध्यम है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट इसको कितने अनुशासित तरीके से इस्तेमाल करता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये समझ लीजिए कि कोई बच्चा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट सीखना चाहता है, किसी का डायग्राम देखना चाहता है, तो वो चाहे तो यूट्यूब पे जाके सीख सकता है, समझ सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि वो यूट्यूब पे अपने लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा कि कुछ और वीडियो देखने लगेगा जो उसके ज़रूरत का नहीं है, तो निश्चित तौर पे उसमें समय बर्बाद होगा। मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहता है तो शुरुआती समय में अगर वो अपने ऊपर नियंत्रण रख सके और सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से दूर रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। और ख़ास करके स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल अगर यूट्यूब देखने के लिए करता है तो अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए करे। अगर ऐसा करता है तो बहुत ही बढ़िया है और निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में उसके सब्जेक्ट को अच्छा करने में आज का यूट्यूब का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अगर आप कहीं विचलित हो गए उससे, जो मुख्य चीज़ है वो ना देख के आप कुछ और गैर ज़रूरी चीज़ उसमें देख रहे हैं, तो ये आपके ध्यान को भटका भी सकता है और वो आने वाले समय में आपके रिज़ल्ट को प्रभावित भी कर सकता है। सर, देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के दबाव में भी तैयारी करते हैं, चाहे जो भी हो। 12 घंटे 13 घंटे मेहनत करने के बाद वो ऐसा लगता है कि स्ट्रेस में है वो। तो ऐसे में बच्चे को क्या करना चाहिए ताकि वो स्ट्रेस से फ्री हो और वापस से पढ़ाई पे फोकस कर सके? मेरा मानना है कि पेरेंट्स को अभी के समय में स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बनाना चाहिए। आजकल के बच्चे बड़े अवेयर होते हैं, वो अपने करियर को लेके चिंतित होते हैं। तो पहले अपने बच्चों का इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इसके लिए इसको इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है, और जब ये आइडेंटिफाई हो जाए तो उसमें उनको पूरा सहयोग करना चाहिए, उनसे फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए
जब कभी वो स्ट्रेस में आए तो उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आजकल के तरह तरह के मीडियम हैं। स्टूडेंट कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, कोई म्यूज़िक सुनते हैं, कोई कोई कुछ खेल खेल लेते हैं थोड़े समय तक के लिए, जब वो स्ट्रेस में होते हैं, और उसके बाद वो वापस से री एनर्जाइज होकर फिर से पढ़ाई में लगते हैं। तो पेरेंट्स अगर दबाव से बच्चों को फ्री कर दें और उनके साथ भागीदार बने उनके स्ट्रेस के समय, उनको ऐसा महसूस कराएं कि तुम स्ट्रेस फ्री हो जाओ, उसमें जो भी तुम्हारी ज़रूरत होगी वो हम पूरा करेंगे, तो मुझे लगता है बच्चे बेहतर परफॉर्म करेंगे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रुपेश सिंह, जो मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि बच्चे अगर स्ट्रेस में है तो माता पिता को इस चीज़ का जो है ख्याल रखना चाहिए, उन्हें स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए और उन्हें उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए ताकि वो स्ट्रेस ना करें और एक नए एनर्जी के साथ आगे की पढ़ाई पूरी कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंसाइडर लाइव। नमस्कार।